ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गया था, मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था। नाउ आई थिंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? यस यस सर। ओके, चलिए। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग लेक्चर नंबर 6 है ना, 6 लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप आपने नील बोर के मॉडल को अच्छे से देखा होगा। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक आप लोगों ने नील बोर मॉडल पढ़ा, ठीक है, अपने जगह है नील बोर मॉडल, बट कहीं ना कहीं नील बोर मॉडल एक टाइम पे आने के बाद रिजेक्ट हुई थी। क्यों रिजेक्ट हुई थी, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ये जान लो कि एटम का आज के दिन में एटम का आज के दिन में जो मॉडल जाना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मॉडल, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो कभी आपसे यदि पूछा जाए कि एटम का जो फिलहाल साइंटिस्ट लोग मॉडल दिए हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। ओके, जिसे साइंस अभी मानती है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल के डेवलपमेंट में, अब ये मॉडल क्या है हम लोग पढ़ेंगे। इस मॉडल के डेवलपमेंट में दो इंपॉर्टेंट थियोरीज का बहुत बड़ा पार्ट था। ओके, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है वो तो बाद में हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ थियोरीज पढ़ेंगे जिन थियोरीज ने एटम को बदलने, मतलब देखने का नजरिया को बदल दिया था। तो वो दो इंपॉर्टेंट थियोरीज जो एटम को देखने का नजरिया बदल दिया था वो थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर आई थी 1924 में और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई थी 1927 में। बड़ा इंपॉर्टेंट दो थ्योरी है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज आने के बाद, मतलब सचमुच नील बोर का जो मॉडल सब था उन लोगों को मतलब रिजेक्ट ही करना पड़ा लास्ट में। तो चलिए देखते हैं इन दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज को जो एटम को एक नया रूप दिया और एटम को अच्छे से समझने में मदद किया। देखिएगा, द ग्रेट पर्सन लुइस डी ब्रॉगली, आप जो इनको देख रहे हो इनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली, ठीक है। अब आपको इनके बारे में मैं बता दूं कि ये मतलब 12th तक हिस्ट्री का पढ़ाई करते थे। अचानक 12th के बाद इनको साइंस में इंटरेस्ट आया और कुछ ऐसा थ्योरी दिए इन्होंने जो ऑब्वियसली साइंस को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिया बाद में। चलो देखते हैं इन लोगों ने क्या बोला था। डी ब्रॉगली ने बोला था कि मैटर कुछ भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज जो मैटर है, ओके, उसके पास दो प्रकार की बिहेवियर होगी। ओके, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेंट, इंफ्रारेड, इन सबको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। विजिबल लाइट, इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। इनके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि आइंस्टाइन ने ये माना भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होती है। मतलब बोलने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल से बने हुए हैं, और जब वो ट्रेवल करते हैं तो कुछ इस प्रकार वेव की तरह ट्रेवल करती है।
बट डी ब्रॉगली ने जब अपना प्रिंसिपल दिया, ये प्रिंसिपल बोलता है कि मैटर के पास भी डुअल बिहेवियर होती है। चलो लाइट तक तो ठीक था कि लाइट के पास डुअल बिहेवियर है, बट लुइस डी ब्रॉगली के हिसाब से मैटर के पास भी डुअल बिहेवियर है। अब मैं ये बात मानता हूं, ठीक है, मैटर जो होती है ना वो बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल। ये तो बात सही है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, तो मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो रहेगा ही रहेगा। बट मैटर के पास भी वेव नेचर होगा। ये बड़ा अजीब सा बात है कि मैटर के पास वेव नेचर भी होगा, मतलब वेव की तरह वो चलेगी। ये तो बड़ा अजीब बात था। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बोला और डिटेल्स में। इन्होंने बोला था कि कोई भी चीज, अच्छा ये बता देना, ये आपको शायद मालूम होनी चाहिए, दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोला जाता है ना। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेव के पास वेवलेंथ होती। इन्होंने बोला था कि कोई भी मैटर ओके जिसकी मास m है, ओके, कोई भी मैटर जिसकी मास m है और वो वेलोसिटी v से चल रहा है, उसके पास कुछ वेवलेंथ होगी। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ध्यान से सुनना बात। m मतलब मास मूविंग विथ वेलोसिटी v। ओके, कोई भी मास जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, समझे? v मतलब हो गया वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं है वो, वेलोसिटी है, ठीक है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है ना आपको? कितना होता है? 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ उस मास की। मास मतलब है ना मैटर, मतलब मैटर जो चल रहा है उसके पास क्या वेवलेंथ होगी, उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक कोई भी मास, एनी मास, कोई भी मास जो वेलोसिटी v से मूव कर रही है उसके पास कुछ वेवलेंथ होगा। ओके, अब देखो इस फॉर्मूला को हम लोग एक सिंपल वे में डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअली डी ब्रॉगली ने इसे जो डिराइव किया तो वो बहुत हायर मैथमेटिक्स है, उसको समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसके चक्कर में तो आपको जानी भी नहीं है, वो आपके सिलेबस के भी बाहर है। बट हाँ, इनके इक्वेशन को हम लोग एक सिंपल तरीके से डिराइव करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल तरीके से डिराइव करके। आप लोग आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन जानते हो? E is equal to mc स्क्वायर। हाँ, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन। आप लोगों को एक मैं और इक्वेशन पढ़ाया था कि एनर्जी, देखो ध्यान से, जो नए बच्चे हैं वो भी देख लीजिए। एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? एक्सरे, अल्ट्रावायलेंट, इंफ्रारेड, इन सबको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और ये सब बने होते हैं, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैं नाम लिया, एक्सरे, अल्ट्रावायलेंट, इंफ्रारेड, ये बने होते हैं छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स। ओके, और इन छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स का कितना एनर्जी होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? E इज इक्वल टू hc बाय
क्या? लैम्डा, लैम्डा। है ना। और लैम्डा होती है वेवलेंथ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गॉट इट? तो ये हो गया इक्वेशन 2। चलो ये वाला इक्वेशन आइंस्टाइन दिया था, मैं बता देता हूं, आप लोगों को मालूम होना भी चाहिए, बहुत बच्चों को मालूम है। आइंस्टाइन ने जो एनर्जी मास रिलेशन दिया था, और ये वाला इक्वेशन क्या था? किसका इक्वेशन है? प्लैंक की इक्वेशन है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन तो एनर्जी की ही है, ये वाला भी एनर्जी का इक्वेशन है, ये दूसरा वाला भी एनर्जी का इक्वेशन है। यदि मैं दोनों को इक्वेट करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेट कर देता हूं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है ना। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो स्क्वायर है और ये c कट जाएगा, और लैम्डा को मैं लिख देता हूं h बाई mc। ओके, तो ये वाला हो गया फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके स्पीड से चलती है? लाइट के स्पीड से चलती है ना। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के स्पीड से चलती है, आपको मालूम होगी। अब इसी इक्वेशन को यदि मैं मैटर के लिए लिखूं, तो आपको मालूम है तो कोई भी मैटर जिसकी मास m है, ओके, गॉट इट, वो क्या स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल सकता है, वो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही से चलेगा, कोई भी मैटर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं चल सकती है। तो इक्वेशन बन गया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन। गॉट इट? फॉर मैटर, ठीक है ना, या फॉर मास m, कोई भी चीज जिसकी मास m है और वो चल रही है तो उसके पास वेवलेंथ है, तो हम लोग इसको एक डिराइव कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हो? मोमेंटम। मोमेंटम। तो लैम्डा को हम बोल सकते हैं h बाई पी वी। तो इक्वेशन का एक और फॉर्म आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, समझ आ गई? कोई दिक्कत? नो। चलिए, तो देखो जो इक्वेशन बताया उसको दिमाग में रख लेना अच्छे से। डेरिवेशन जस्ट मैं आपको बता दिया कि कैसे आया होगा ये इक्वेशन, वो समझ लो आप लोग। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, ये इक्वेशन याद रखना है। और इस इक्वेशन को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। ओके, p इज व्हाट? मोमेंटम। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहां कहां हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आप देखते हो, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आप लोग लेबोरेटरी में देखते हो, ओके, मतलब अपने स्कूल लैब में या कोई मतलब कोई बड़ा लैब में भी गए होगे तो वहां पे आप नॉर्मल ही माइक्रोस्कोप देखे होगे। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो बनती है ना बेटा, लाइट के वेव नेचर पे बनती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होती है, इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप वर्क करती है लाइट के वेव नेचर पे, ठीक है।
वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही हाई जूम करने वाला माइक्रोस्कोप होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है ना, एक मैटर है ना, उसका कुछ मास होता है, तो मास के पास वेव नेचर है, उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देखना चाहते हो तो देख लो। देखो ये वाला जो देख रहे हो ना बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना, दिस वन इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क, मतलब कैसे वर्क करती है, इसके चक्कर में मत पड़ो आप। और ये वाली नॉर्मल माइक्रोस्कोप है जो आपने देखा हो, ये अपने लैब में भी आपने देखा होगा। तो ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप वर्क करती है वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट, और ये वाला वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करती है। अंडरस्टूड? Yes, अब sir. देखिएगा, इन दो साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होती है, ये हमें बताया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है डेविसन और जर्मर। बस इनका नाम याद रखना, कभी काल पूछ देता है एग्जाम में कि किसने बताया था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। डेविसन और जर्मर ने बताया था हमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। गॉट इट? देखिए, अब देखना इस इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब मुझे एक बात बताना कि वेवलेंथ और मास का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे एक बात बताना कि मैं अर्थ लेता हूं, अर्थ, ठीक है ना, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है? So बहुत ज्यादा. ज्यादा कितना होता है? अर्थ के केस में यदि मैं लैम्डा निकालूं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा कि छोटा वैल्यू आएगा? तो छोटा वैल्यू आएगा। बहुत छोटा वैल्यू आएगा। देखो कितना आ रहा, 4 × 10⁻⁻63। अब मुझे एक बात बताओ, 4 × 10⁻⁻63 मीटर वेवलेंथ क्या बहुत बड़ा वेवलेंथ है कि बहुत छोटा वेवलेंथ है? बहुत छोटा है। अब इतनी छोटी वेवलेंथ को आप ऑब्जर्व भी कर पाओगे क्या? नहीं, ये No, sir. नेग्लिजिबल है। तो मतलब मास जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप वेव नेचर उसमें बहुत कम होती, समझे बात को? चलो उतना भी ज्यादा मास नहीं लेता मैं, चलो मास को थोड़ा कम करता हूँ, 1 ग्राम मास करता हूँ, 1 ग्राम। ओके, अब 1 ग्राम मास का केस में वेवलेंथ हम देख रहे हैं 7 × 10⁻⁻29। ये भी बहुत छोटी है, ये भी बहुत छोटी है। बोलने का मतलब, मान लो कि 1 ग्राम का कोई चीज है, आप देख सकते हो 1 ग्राम का चीज को आप देख सकते हो। अब वो चीज मानो मात्र 0.01 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रही, बहुत कम स्पीड से चल रही, तब भी उसमें क्या है, वेवलेंथ ना के बराबर है। तो बोलने का मतलब है ना कि मास मतलब देखने लायक इतना बड़ा हो जाए। अब मास तो डिपेंड नहीं करता है ऐसे पे, पर इतना समझ लो कि मास मतलब 1 ग्राम भी हुआ तो मतलब वेवलेंथ ना के बराबर हो जा रही है, जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब ये वाला प्रिंसिपल कहाँ काम करेगा? क्यों ये प्रिंसिपल दिया गया? So यदि जिसका हम मास बहुत कम रहेगा. जैसे कि
एक इलेक्ट्रॉन का मैं बात करूं, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम एक इलेक्ट्रॉन का मास, इतना कम मास, बहुत कम मास। अब इलेक्ट्रॉन के केस में हम देख रहे हैं तो 7 × 10⁻⁻14 मीटर आ रही है, ठीक है, ये वाला कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन देखो अब क्या हुआ है, थोड़ा तेज चलने लगा है, तो ये और कम हो गई। ये तो देखो एक चीज और आपको ध्यान देना है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, तो मतलब वेलोसिटी भी कम होनी चाहिए, मास भी कम होना चाहिए, तब जाके ये प्रिंसिपल अच्छा से लगता है। ओके, इनफैक्ट ये प्रिंसिपल को लगाने के लिए आपको मास, मतलब 1 ग्राम मास भी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मास कितनी होनी चाहिए, ये इतनी कम मास होनी चाहिए, 9 × 10⁻28, 6.6 × 10⁻24। तब उन सब के केस में हम थोड़ा सा सोच भी सकते हैं 7 × 10⁻15 तक, बट ये देखो 10⁻29, 10⁻34, 10⁻63, ये सब तो सोचने का है ही। और जब तक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला को हम बहुत कम स्लोली चला रहे हैं, मतलब वेलोसिटी बहुत कम है, तो ये कम से कम बहुत थोड़ा ज्यादा तो होना चाहिए, पर नहीं ज्यादा हुआ कि ये वाला फैक्टर इतना कम करके रखा है। तो सारा कहानी का एक ही कंक्लूजन है कि डी ब्रॉगली की जो प्रिंसिपल है कि मैटर के पास वेव नेचर होगी। अब एक डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल कि मैटर के पास मास होती है, ये वैलिड होगी आपकी बहुत छोटी छोटी चीजों के केस में, जिसकी मास ना के बराबर हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो मतलब बोलने का है कि इलेक्ट्रॉन तो एटम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना यार। तो साइंस को पता चला एक नया चीज कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर तो है, कि इलेक्ट्रॉन बना हुआ है पार्टिकल का, है ना, उसकी कुछ मास है, तो उसके पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में उसके पास वेव नेचर भी, और जिसको इग्नोर आप नहीं कर। ओके, गॉट इट। चलिए अब थोड़ा सा डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से डिटेल क्वेश्चंस जो आते हैं आपके आईआईटीज में, आपके मेडिकल में, उनको बनाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? नहीं मानो? हाफ mv²। ये तो पूरा दुनिया पढ़ा हुआ होता है, यही तो होता है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लाऊंगा, ताकि ये जो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है ना, उसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी दे दी जाती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने को बोला जाता है। देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, mv² है ना, मैं इसको ऊपर नीचे m से इंटू करता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा क्या ऊपर नीचे m से इंटू कर दूंगा तो? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं 2m को उधर भेज देता हूँ जो डिनोमिनेटर में, 2m काइनेटिक एनर्जी, इधर क्या बच गया, m² v²। यस सर। m² v² को क्या मैं mv² लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत है? नो। और mv क्या होती है? मोमेंटम होती है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p² = 2m काइनेटिक एनर्जी
ओके, या मैं लिख सकता हूं P बराबर √/2m काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं ना? No. तो ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/m, क्या इस फॉर्मूला को इस तरह लिखा जा सकता है? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √/2m काइनेटिक एनर्जी। तो दिक्कत नहीं ना? mv इज मोमेंटम ओनली ना? Yes, sir. तो mv Yes, मोमेंटम की जगह में 2m काइनेटिक एनर्जी दे दिया। ओके, गॉट इट। कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे देगी तो आपको निकालने बोला जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, आप निकाल दो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ओके, इसी बहुत यूज आएगी यदि आप मेंस लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना। एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेवलेंथ का। अच्छा देखो, पहले तो आपको मैं ये बता दूं थोड़ा सा कि कैसे मैं यूज कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये पोटेंशियल को ऑन कर दूंगा, इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी फ्रीक्वेंसी नहीं समझना, ओके। वी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा कि नहीं किधर? तो पॉजिटिव की तरफ। Positive. पॉजिटिव की तरफ मोशन करेगा। तो मुझे एक बात Yes, sir. बताओ, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, मोशन किया, इसका मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी आई। तो मास Yes, Yes, sir. मास है, कुछ वेलोसिटी आई, तो इसके पास कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? Yes, yes, sir. sir. होगा। तो चलिए वही डिराइव करेंगे कि हमको मानो एग्जाम में दे दिया कि इन दोनों के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, अब बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? पर चलो मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। अच्छा, आपने ये पढ़ा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है ना? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगी, चलो उसका फॉर्मूला मैं मान रहा हूँ हाफ mv स्क्वायर। ओके, या छोड़ो, एक काम करते हैं, रहने दीजिए। वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपने पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये v में पोटेंशियल लिख रहा हूँ, ठीक है ना? गॉट इट, अंडरस्टूड। और ये वाला v वेलोसिटी, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मैं वेलोसिटी वाला v को थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है ना? ये वेलोसिटी और ये जो थोड़ा बड़ा v लिख रहा हूँ, ये पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, पढ़ा है क्लास 10th में, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। ओके, Yes. अब मैं क्या करता हूँ, वही कहानी जो ऊपर नीचे m से इंटू करता हूँ। m से इंटू किया तो हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, और नीचे भी m से इंटू करके रखा हूँ, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। q इंटू v, m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर लिख सकता हूँ। p Yes. स्क्वायर इज इक्वल टू 2m qv, ठीक है ना? हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, पढ़ा है ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं h/p के जगह में क्या लिख सकते हैं? 2m, Kinetic energy. नहीं, QV. 2m qv, और यहाँ पे v पोटेंशियल है, ठीक है?
वेलोसिटी नहीं है या फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, एग्जाम में यदि आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड है और यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है, आप इलेक्ट्रॉन छोड़ो, कोई भी पार्टिकल हो सकती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ओके, उसमें कितना चार्ज है वी डोंट नो, बट दे देगा एग्जाम में। एग्जाम में यदि उस पार्टिकल का मास दे दे, उस पार्टिकल पे कितना चार्ज है दे दे, पोटेंशियल दे दे आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट तो मालूम है, आप उसका निकाल सकते हो कि नहीं, लैम्डा, है ना, निकल जाएगा। यस सर। देखो अब एग्जाम में थोड़ा सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि यदि स्पेशली इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि मतलब हाँ ये वाला जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, यदि स्पेशली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ही है, ओके, तब ये फॉर्मूला में देखो आप ध्यान से, H तो कांस्टेंट होती है, 2 तो खुद कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होती है, E रहेगा तो मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। तो इसमें सिर्फ वेरिएबल बचता है रूट वी बचता है, ठीक है ना, रूट वी। सारे कांस्टेंट का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, H का वैल्यू पुट कर दिया, 2 का वैल्यू पुट कर, 2 तो 2 ही होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पुट कर दिया। तो सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ जाता है आपको 1.23 डिवाइडेड बाय, सिर्फ यही चेंज होता है ना, पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, रूट वी नैनोमीटर। ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, और किसी के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट, 1.23 डिवाइडेड बाय रूट वी नैनोमीटर, और V इज पोटेंशियल, ओके, मतलब डायरेक्ट पोटेंशियल दिया हुआ, डालो पोटेंशियल, मानो 100 वोल्ट दिया हुआ, तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 10 आएगा, ओके, 10 से डिवाइड होगा तो 0.123, ठीक है ना, समझ गए। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे वाला फॉर्मूला लगाना, और कोई केस में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक। ये सम आपसे बन सकता है क्या? What will be wavelength of a ball of mass इतना moving with a velocity of इतना मीटर प्रति सेकंड? कोई सॉल्व कर सकते हैं इसको? बहुत आसान सी क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एनीबॉडी कोई सॉल्व करके मुझे बताइए जरा सा। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, ठीक है। अब बेटा देखो h 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती, ठीक है ना, गॉट इट, डिवाइडेड बाय मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना दिया हुआ 0.1 kg, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना, गॉट इट। अब देखो जूल को आप इस तरह भी लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, 1 जूल इज इक्वल टू दिस ओनली, ओके। आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, वर्क का मालूम है ना, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यस। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास का केजी होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का मालूम है ना क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होगा, सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, गॉट इट। यस तो दिक्कत नहीं ना, तो इसको डिराइव कर सकते हो आप, इसको डिराइव कर लोगे तो ये आ जाएगा आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है ना, आप डिराइव कर लेना,
तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, ओके, तो ऊपर में तो आप देखोगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर। सेकंड माइनस 2 और सेकंड है तो कितना हो जाएगा, सेकंड माइनस 1, ठीक है ना। ये वाला Yes. जूल का मैं लिखा हूँ सिर्फ ये वाला, ठीक है। सेकंड माइनस 2 और सेकंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10 कितना होगा, 1 ही होगा 1. ना, 1, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। ओके, पर सेकंड कट जाएगा, केजी भी है ना, केजी भी बचेगा, केजी भी कट जाएगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। आंसर तो यही आ गया आपका, है ना, गॉट इट, Yes. आई। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ओके। ये सम को बना सकते हो आप, ये बनेगा। यस सर बने। कैसे बनेगा बताओ। हाफ MB स्क्वायर फॉर्मूला। अच्छा, आप वैसे भी बना सकते हो, देखो हाफ MB स्क्वायर से, पर मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट HYM 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। h तो आपको मालूम ही होता है, h का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम ही है आपको, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, डायरेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, Yes, sir. डायरेक्ट सॉल्व करना है, ओके। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे ना, ओके, तो आंसर आती है 896.7 नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन से मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वेवलेंथ हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्मली नैनोमीटर में ही वेवलेंथ लिखते हैं हम लोग, तो 896.7 नैनोमीटर आई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। ये वेवलेंथ कंसिडरेबल है, बट हमने यहाँ पे मास को मात्र 0.1 kg लिया है, तो देखो वेवलेंथ कितना आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। ये वेवलेंथ बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना, इसको इग्नोर मार सकते हैं। तो मतलब मास देखो मात्र 0.1 kg हुआ, तब ये वाला लॉ लगा के कोई फायदा नहीं है। तो मतलब ये वाला लॉ, मतलब एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके केस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। अब यही लॉ ने फिर आगे जाके एटम को देखने का नजरिया बदल दिया, कैसे बदला बाद में देखेंगे, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये सम बना सकते हो बेटा आप लोग, बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो कोई दिक्कत क्या। No. अच्छा मुझे ये पहले बताओ, आप लोग ये वाला कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत होगा क्या कन्वर्ट करने में, समझ गया ना। यस सर यूनिट क्या है, समझ। फिजिक्स की चीज है, आप समझ लो, सिंपल है यार। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट डाला, एक्सेलरेशन का यूनिट डाला और पुट करो, यही आ जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। हड़बड़ाना मत, इसको पुट करो आपको पता चल जाएगा। चलिए, मास ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, देखो एंगस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 angstrom is equal to 10 to the power minus, sorry, 1 meter is equal to 10 to the power minus 10 मीटर होती है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होती है, तो इतना एंगस्ट्रॉम को क्या करें, 10 टू द पावर माइनस 10 से इनटू कर दें, हो गया, ओके। मास निकालने बोला, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, ओके।
वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, एच आपको मालूम है, फोटोन, कोई भी फोटोन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फोटोन से बना हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस स्पीड से ट्रेवल करती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको स्पीड भी मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बन जाएगा ये सम? यस सर। ये सब बनेगा। देखो तो इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से देखना। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, आंसर मीटर में। मास तो ठीक है, चलो स्टैंडर्ड है, 1000 कीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे इंटू करना पड़ेगा? 1000। 5/18 से करते, मालूम नहीं वाला। किलोमीटर पर आवर से यदि मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हो, डायरेक्ट 5/18 से इंटू कर दो, चले जाओ मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी बन जाएगा। फिर लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। h मालूम है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट। मास दिया हुआ है, v इज गिवन। ओके, चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, बना लीजिएगा सिमिलर। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल एक बड़ा ही अनोखा प्रिंसिपल था जो दिया गया था वर्नर हाइसेनबर्ग के द्वारा। दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय वर्नर हाइसेनबर्ग। जैसे ही पहले बताया 1927 में ये आई थी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के आने से आपके साइंस के वर्ल्ड में एक भूचाल सा मच गया। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नील बोहर ने ये रेडियस निकाली थी, याद है ना आपको? कि रेडियस हम लोगों ने निकाले थे, के सेल का, एल सेल का, एम सेल का, याद है? यस है ना? हम लोगों Yes, ने sir. पढ़ा था कि नील बोहर ने वेलोसिटी भी निकाल लिया था एक पर्टिकुलर सेल में, याद है आपको? है ना? यस सर। नील बोहर ने एग्जैक्ट रेडियस निकाल लिया था, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल लिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कितना स्पीड से घूम रहा है, एग्जैक्ट बता दिया था उसने। बट हाइसेनबर्ग ने बोला कि नील बोहर गलत है, साफ बोला उसने कि गलत है, और उसने बोला कि मैं इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ। चलो देखते हैं हाइसेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया वो प्रिंसिपल क्या बोलता है। हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल बोलता है कि एक एटम के अंदर में, एक एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम बताना नामुमकिन है, नामुमकिन है। एकदम हाइसेनबर्ग ने साफ शब्दों में बोल दिया कि जिस तरह साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे एक साथ, नील बोहर में के कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते थे, रेडियस भी निकाल लेते थे, वेलोसिटी भी निकाल लेते थे, वही रेडियस को पुट करके। तो नील बोहर ने साफ बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप साथ में निकाल लो, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ओके, और इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया। और साथ में आप भी एक थोड़ा सा सोच सकते हो कुछ इस प्रकार से। यदि मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा। थिंक अभी गर्मी का दिन है ही, पंखा चल रहा है आपके सर के ऊपर, है ना? जो पंखा चल रही है उसको ध्यान से गौर करना, ठीक है? उस पंखे को गौर करो। ये पंखा घूम रहा है,
ये पंखा घूम रही है, ठीक है। अब मेरा बोलना है कि पंखा का जो ये वाला ब्लेड है, ए ब्लेड है, वो अभी यहाँ पे है। क्या मैं बोला, जैसे मैं बोला, सुनो, पंखा का जो ए ब्लेड है वो अभी यहाँ पे है, क्या मैं सही बोला कि गलत बोला, ये मैं मुझे बताना। गलत। गलत। गलत सर। क्योंकि मैं बोला पंखा का ये ब्लेड अभी यहाँ पे है, तो इसका मतलब जब मैं बोलूंगा दूसरा ही पल पंखा का ब्लेड घूम के यहाँ पे आ जाएगा। पंखा का ब्लेड तो घूम रहा है ना भैया। यस। ओके, अच्छा चलो मैं बोलूंगा पंखा का ए ब्लेड अभी यहाँ पे है, क्या मैं सही हूँ? नहीं। नो। नो सर। क्योंकि तू घूम रहा है, मैं जिस पल बोलूंगा कि वो यहाँ पे, वो यहाँ से वो यहाँ पे आ गया होगा, घूमते घूमते यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा। तो एक घूमता हुआ चीज का आप एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे क्या? नो नो सर। सर। नो सर। ये थोड़ा मुश्किल होता है मतलब, पर ये बहुत सिंपल लॉजिक दिया हूं मैं आपको, है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज। ओके, चलो देखते हैं कि हम लोग किस तरह उन्होंने बात की थी। ओके, देखते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इस इक्वेशन की मदद से उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये नामुमकिन है इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर में खोजना। मतलब एग्जैक्टली आप बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एग्जैक्ट बता दोगे कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, ये नामुमकिन है। कैसे, देखते हैं। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन की डेरिवेशन हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज डिराइव फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स और दैट इज अ वेरी हायर मैथमेटिक्स जो आपके कोई काम का नहीं है। ये रिसर्च लेवल चीजें हैं जो जिसके डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। आपको जस्ट ये इक्वेशन जानना है और इससे ज्यादा डिटेल्स कुछ नहीं। और हाँ, और इस इक्वेशन में ये सारे चीज क्या मीन कर रहे हैं वो जानना है। देखो, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एरर इन पोजीशन। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एरर इन पोजीशन। अब एरर इन पोजीशन का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ कैलकुलेशन किए और पता किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, पर सचमुच में इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये हमारी एरर इन कैलकुलेशन हो गई उसकी पोजीशन में। ओके, मैंने सोचा था कि वो ए पोजीशन पे और काफी कैलकुलेशन किया तो पता चला मुझे ए पोजीशन पे, बट सचमुच में वो निकला जाके बी पोजीशन में। तो ए और बी के बीच में जो दूरी है वही हमारे कैलकुलेशन में एरर है ना, तो एरर इन पोजीशन हो गई इलेक्ट्रॉन की। डेल्टा पी का मतलब होता है एरर इन मोमेंटम। ओके, गॉट इट। अब एरर इन मोमेंटम क्या है, देखो देखो बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है ना। मास इनटू वेलोसिटी आपने पढ़ा है, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदल नहीं सकता है ना, मास नो ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन तो बदलेगी नहीं। तो मोमेंटम में जो भी एरर आएगा वो एरर आती है क्योंकि हम लोगों ने वेलोसिटी के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी किया होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं एरर इन मोमेंटम को एम डेल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, क्योंकि मोमेंटम में जो भी एरर आई वो एरर वेलोसिटी के कैलकुलेशन में आई होगी, उसके वजह से आई होगी। क्योंकि मास में तो कोई गलती नहीं आ सकता ना, मास तो मास फिक्स है, वो तो हम लोग मेजर्ड है। ओके, तो देखो इस इक्वेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, मतलब एरर इन मोमेंटम को एम डेल्टा वी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। अब एरर इन वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो मैंने कैलकुलेशन किया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट किया था 100 मीटर पर सेकंड, मान लो बोल रहा हूँ,
और सचमुच में जाके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकला 102 मीटर पर सेकंड। तो मेरे कैलकुलेशन में कितने का एरर है? तो 2 मीटर पर सेकंड का। ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकंड है मेरा एरर इन वेलोसिटी। तो आप समझ गए होंगे एरर इन मोमेंटम, एरर इन पोजीशन या एरर इन वेलोसिटी बोलूं क्या होता है। ओके, गॉट इट। तो इस इक्वेशन को प्लीज एंड प्लीज थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन डॉट डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। ठीक है ना, गॉट इट, अंडरस्टूड। तो एक और फॉर्म में इसको कैसे लिखे थे मैंने, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी। ओके, अब चलिए इस इक्वेशन का मतलब तो आप समझ गए, बट इस इक्वेशन के दम पे उन्होंने कैसे प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन को खोजना नामुमकिन। ठीक है ना, देखिएगा। पहले तो ये इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं एक बार। ओके, मान लीजिए, एक पल के लिए मान लीजिए कि मैंने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन किया, कुछ मॉडर्न डिवाइस लगाया, कुछ तरीका लगाया और एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लिया। एक्चुअली सच बात तो ये है कि उस जमाने में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे साइंटिस्ट हाइसेनबर्ग को बोल रहे थे कि देखिए आप जो बोल रहे हो ना कि इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालना, मोमेंटम निकालना, ये गलत बात है। क्योंकि अभी हो सकता है समय थोड़ा पीछे है, इसलिए साइंस आगे जाएगा 100 साल बाद, 150 साल बाद साइंस मॉडर्न चीजों का खोज करेगा, तो हो सकता है उस जमाने में इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी बताया जा सकता है। बट हाइसेनबर्ग ने बोला कि ये चिंता मत कीजिए, साइंस जितना भी आगे चल जाएगा ना, आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन कभी बता ही नहीं सकते। उसी के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने देखो कैसे प्रूव किया था, उन्होंने देखा। चलो, एक साइंटिस्ट को उन्होंने बोला कि चलिए आप मान लीजिए कि आपने एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का। तो यदि किसी चीज का आप एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लिए तो उसके एरर इन पोजीशन कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एरर इन पोजीशन 0 हो जाएगा। मान लो किसी साइंटिस्ट ने बोला कि मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया, तो आओ हाइसेनबर्ग उसको बोला ठीक है, आपने यदि एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया है तो आपका एरर इन पोजीशन 0 हो गया। ओके, अच्छा बेटा मुझे एक बात बताना, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो, मानो x + 2y = 5, तो यदि आपने x का वैल्यू सही कैलकुलेट किया है तो y का वैल्यू भी सही आएगा, यस सर। है ना? यस सर। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग एरर इन मोमेंटम निकालते हैं। एरर इन पोजीशन तो 0 हो चुका है। अब देखिए डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, ये तो इक्वेशन ऊपर लिखा ही हुआ है। मैं एरर इन मोमेंटम निकालता हूं, डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। डेल्टा x को नीचे ला सकते हैं ना? यस ओके, और डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi M इंटू डेल्टा x की जगह 0। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? इंफिनिटी। 0। नहीं, 0 से नॉट डिफाइंड सर। नॉट डिफाइंड है। कोई भी चीज को आप 0 से डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इंफिनिटी, है ना? ओके, मतलब देखो ऐसे चलता है। हाँ, ये कर दोगे तो चलेगा, तब 0 बोल दी तो अलग बात है, ठीक है ना? बट आप बोलोगे कि कोई भी चीज को 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, मालूम है ना आपको? यस सर।
तो इसका मतलब क्या है, यदि हम ये मतलब अंधविश्वास में हैं कि हमने एरर इन पोजीशन को 0 कर दिया है, तो इसका मतलब ये है हमारा एरर इन मोमेंटम कितना है, इन्फिनिट। Infinite. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एगो हम लोग एग्जैक्टली मेजर किए एगो एरर और दूसरा में एरर इन्फिनिटी आ जाएगा। लो मेजर करो। तो इस तरह उन्होंने प्रूव कर दिया कि आप यदि सोचते आप, चलो कोई बोल रहा है कि हमने एरर इन मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर लिया, तो ठीक है, एरर इन मोमेंटम आपने एग्जैक्टली मेजर कर लिया है, तो इसका मतलब आपका एरर इन मोमेंटम क्या है, 0 हो गया। तो 4 पाई इंटू 0 मतलब क्या है, एरर इन पोजीशन तब क्या आ जाएगी, Infinity. इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब यदि आप सोचते हो कि आपने एक अच्छा से मेजर किया है, एकदम 0 कर दिया एरर, तो दूसरा में एरर इन्फिनिटी है आप इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ये इक्वेशन तो काफी केयरफुली डिराइव किया गया था और ये काफी करेक्ट इक्वेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव की गई थी। और इस इक्वेशन से 100% प्रूव हो गया कि आप यदि सोच रहे हो कि मैं इसका पोजीशन एग्जैक्टली मेजर कर लिया हूं, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उसी आधार पे मैं दूसरा वाला निकालता हूं तो मेरा तो इन्फिनिटी एरर आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी। तो इस कैलकुलेशन के आधार पे हाइसेनबर्ग ने बोला कि देखो ये इलेक्ट्रॉन का इनहेरेंट फॉल्ट है। इनहेरेंट मतलब उसका वो मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब बोलो कि उसका अंदरूनी फॉल्ट है ये, कि आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते, कभी नहीं बताया जा सकता। ओके, देखो ना, जैसे यहीं पे मान लो ये जो देख रहे हो आप एक ग्राफिक्स है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के ओर चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपको घूमते दिख रही है। आप क्या एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हो, क्या बता सकते हो? No. नो सर। पॉसिबल ही नहीं। ओके, मतलब चलो ये तो एक फेक, मतलब ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। तो इस तरह हाइजेनबर्ग ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन एटम के अंदर में नहीं मेजर किया जा सकता। और उन्होंने साथ में ये बोला कि सिर्फ पोजीशन की बात नहीं है, उसकी वेलोसिटी भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, उसका एनर्जी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो, उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं मेजर कर सकते हो, उसका एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर सकते हो, कुछ नहीं मेजर। उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट वाला कहानी एटम के अंदर में नहीं चलेगा। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने से नील बोहर के थ्योरी को बहुत धक्का पहुंचा और नील बोहर के थ्योरी को टोटली रिजेक्ट कर दिया। ओके, नील बोहर का थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो वो जो नील बोहर का कहानी था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ, वो कहानी बिल्कुल रूल्ड आउट। ओके, इन्होंने बोला कोई ये जो के सेल, एल सेल, एम सेल वाला वो सब कोई चीज नहीं है। ओके, साफ Yes, में sir. बोल दिया कि डेफिनेट पाथ वाला कोई चीज नहीं है एटम के अंदर में। और साथ में डेफिनेट वाला कोई भी बात होता वो सारे गलत है, कि एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल लोगे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकाल लोगे, नहीं निकल सकता है। इट्स प्रूफ। हाइसेनबर्ग का इक्वेशन और डिफरेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं। डेल्टा E डॉट डेल्टा T इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये भी इन्हीं का इक्वेशन है। एरर इन एनर्जी डॉट एरर इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये भी इन्हीं का इक्वेशन है। अब हाइसेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और किस्सा सुन लो आप। ओके, अच्छा आज बैच में कोई नया स्टूडेंट है क्या? एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास टुडे? कोई है क्या? यस सर। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? सर नीलम। अच्छा बेटा, आपको समझ आ रही है? हाँ सर। आ रही है, वेरी गुड। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लेना, तब और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि एकदम डायरेक्ट से पहला क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में बैठ जाना ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो अच्छा साइंटिस्ट को नहीं समझ आता, और आप उसी के क्लास में किस्मत में से पहली बार में आ गए हो। थोड़ा मुश्किल है बेटा समझना। यदि आप
मैं बोल रहा हूँ 40 to 50% भी समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात। ओके, बाकी कोई और प्रॉब्लम होगा तो आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। अब बाकी बच्चे कोई दिक्कत? कुछ बच्चे तो लास्ट क्लास एब्सेंट थे, क्या बात था बेटा? आई सपोज एकता वाज नॉट इन द लास्ट क्लास। यस सर। लास्ट क्लास तो आप नहीं आए थे बेटा, कोई दिक्कत क्या? नो सर, मेरा एग्जाम चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो वो पुराने वीडियोस जो होंगे ना उनको एक बार देख लेना, ठीक है ना? सर वीडियोस भेज देते हैं आपको। नो सर। अच्छा अच्छा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, तो सारे पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो देखिए। ठीक है सर, ठीक है। देखना अब हाइसेनबर्ग का भी प्रिंसिपल ठीक डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल के जैसा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में लागू नहीं होगा। मैक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक वो डे टू डे लाइफ में जो चीजें देख, मतलब सिंपल जिसको आप देख पाते हो उसको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। जैसे बॉल हो गया, पंखा हो गया, या कोई भी चीज जिसको देख पा रहे हो उसको मैक्रोस्कोपिक। तो उनके केस में हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल यदि लगाते हो ना तो मतलब उतना ज्यादा एरर नहीं दिखता है। बट वहीं माइक्रोस्कोपिक चीजों के केस में जैसे इलेक्ट्रॉन इत्यादि के केसेस में ये वाला प्रिंसिपल लगाओगे ना तो काफी ज्यादा एरर दिखता है। मतलब ठीक डी ब्रॉगली के कहानी वाला कि बड़े बड़े चीजों के केस में उतना लागू नहीं होगा जितना ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के केस में लागू। दो इक्वेशन से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है ना? दो इक्वेशन से आप देखिए, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, और तो एक गोल्फ बॉल है, ठीक है ना, जिसका मास मात्र 40 ग्राम है। ओके, जिसका मात्र मास 40 ग्राम है, बहुत कम मास है, फिर भी मैक्रोस्कोपिक है, हम इसको देख तो पाते हैं। उसकी स्पीड है 45 मीटर प्रति सेकंड। अब बोला गया है कि उसके स्पीड को ±2% में मेजर किया गया, मतलब हो सकता है 2% ज्यादा हो 2% कम हो, मतलब 2% की एरर है कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या है? एरर इन वेलोसिटी है 2% इसका 45 मीटर प्रति सेकंड का। ओके, मतलब 0.9 मीटर प्रति सेकंड का एरर है। ओके, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? h बाई 4 pi. ठीक है ना? तो एरर इन पोजीशन निकालने बोला है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए h बाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी करेंगे, है कि नहीं? गॉट इट? आप देखिए h का वैल्यू आपको मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, सबको मालूम होगा। ओके, जूल सेकंड। 4 पाई एक कांस्टेंट है, मास दिया हुआ ग्राम में दिया हुआ, सो केजी में करना पड़ेगा। 40 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। एरर इन वेलोसिटी मैंने निकाल दिया 0.9 मीटर पर सेकंड। ओके, सारे वैल्यूज को आप पुट करते हो और जब इसको सॉल्व करते हो ना तो आपको आंसर आता है 1.46 इंटू 10 टू द पावर -33 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये एरर का जो मैं बात कर रहा हूँ 1.46 इंटू 10 टू द पावर -33 मीटर, ये एरर कंसीडर करने वाला एरर है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इतना छोटा एरर को? So बहुत छोटा. बहुत छोटा है ना, इतना तो हम लोग मैथ्स में इग्नोर भी कर देते हैं, है कि नहीं? 1.46 इंटू 10 टू द पावर -33 मतलब 0.0000 कहीं जाके 1 आएगा, इतना छोटा एरर को इग्नोर किया जा सकता है। तो हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल हम देख रहे हैं कि दिनचर्या के चीज में जो चीजों का प्रयोग हम करते हैं वहां पे ठीक ठाक नहीं लागू। पर चलिए एक दूसरा केस देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का कहानी बोला गया। ओके, ये वही बोल रहा है कि एक माइक्रोस्कोप के मदद से
एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने का कोशिश किया गया एटम के अंदर में, ठीक है ना। तो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने का जो कोशिश किया गया है वो लोकेट किया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में। मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना दूरी में बोल रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन इतना दूरी में हो सकता है। वो माइक्रोस्कोप से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतना दूरी में है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस में पाया जा रहा है। ओके, मतलब माइक्रोस्कोप से देख रहा है, ओके, और देख रहा है तो उसे पता चल रहा है कि इतनी दूरी में, ये 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। गॉट इट। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ देखा और इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पे जाके। ओके, तो एरर इन पोजीशन कितना हो गया, 0.1 एंगस्ट्रॉम, यही एरर हुआ ना। Yes, sir. अब बोला कि चलो आपको एरर इन पोजीशन मालूम चल गया, तो व्हाट इज द एरर इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, है ना। हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकालना है हमें, डेल्टा वी। डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। गॉट इट। तो डेल्टा वी सारे वैल्यूज को पुट करोगे, h मालूम है, 4 पाई मालूम है, m इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है ना आपको, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। Yes. डेल्टा एक्स 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। जब सारे कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है ना, तो आता है 5.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। सॉरी, मीटर कैसे आएगा, 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आती है। सॉरी, अब मुझे एक बात बताना, 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, क्या ये एरर बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? तो बड़ा। बड़ा है। मतलब किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक माइक्रोस्कोप के मदद से इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर दिए। मतलब उसने बोला कि भैया कि मैं इलेक्ट्रॉन को लोकेट जो कर रहा हूँ ए और बी के बीच में होगा, मात्र 0.1 का मतलब एरर है उसके कैलकुलेशन में। बोल रहा है कि इतना दूरी में इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। वो साइंटिस्ट मानो एकदम ठोक दिया कि 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि हम उसका बात मान लेते हैं कि उसकी कैलकुलेशन में इतनी छोटी सी एरर है मात्र, तो चलो भैया उसकी कैलकुलेशन में उतनी छोटी सी एरर हम पुट करते हैं, तो उसके वेलोसिटी में कितनी बड़ी एरर आ जा रही, इतनी बड़ी एरर आ रही। तो मतलब वो साइंटिस्ट जो बोल रहा है कि इतना छोटा जगह में इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा है, क्या वो सही है? नहीं No, ना। sir. तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे सी चीज के केस में ये लॉ नहीं चल रही है। ओके, तो फिलहाल आज तो मैं इतना ही रहने देता हूँ, पर जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसको थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए थैंक यू। Thanks. Thank you, sir. थैंक यू सर।